आई एम ओसामा मंजर, मैं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से हूँ और बहुत खुशी है कि आप लोग पूरे इंडिया से आए हैं. Just to let the Radhika and Shambhi and Mehndi know कि हमारे the people who are here are from Assam and West Bengal and Rajasthan and at least 10 states out of 27 states that Digital Empowerment Foundation works. So the idea of this session is that we are going to be listening more than speaking to the ground stories of digital impact. That's the idea. And when Amandeep was coming here, we thought that nothing like digital compact, digital compact, listen to what is happening on the ground, and that was the idea. एंड आप सब लोगों को राधिका जी का एंड शॉम्बी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह दी हमें, कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी अच्छी जगह दी हमें आने के लिए. और हम लोगों का इरादा है कि हम यहाँ से अब नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे. जाना मत. So thank you very much. With that, I am starting as I gave the intro. I would like to first invite more like as a co-host representative Radhika first, and then I'll go to Shambhi. Okay. And can you please, because you logistically and other things, you are more. I'll keep it short. I'll keep it short. So आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है. और आप कहाँ से आए हैं और आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं उसको सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं. So आपका शुक्रिया. और ये इस हॉल का नाम है वी द पीपल, मतलब हम लोग. तो ये हॉल हमारा नहीं है सिर्फ, ये हॉल हम सबका है. और जैसे संयुक्त राष्ट्र हम सबका है, वैसे आपका भी उतना ही हक है जितना हमारा है. हम तो सिर्फ यहाँ काम करते हैं, लेकिन ये हॉल एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक नुमाइंदा है, एक चिन्ह है कि हम कैसे सब मिल के काम करें और आपका जो इतना बढ़िया काम है वो हम देख सकें. आई एम सेइंग दिस इज वी द पीपल्स हॉल. सो वी द पीपल्स इज अबाउट ऑल ऑफ अस. And the United Nations is not the peoples, not the people. Peoples, yeah, because those are the first words of the charter. Yeah. UN Charter के जो पहले लफ्ज हैं उसका वो हैं We the Peoples. तो उन्हीं लफ्ज को लेके हमने इस हॉल का नाम लिखा है. तो अगर बाहर जाएं तो उस पे लिखा है We the Peoples. यूजुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है वी द पीपल, लेकिन यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर है उसमें लिखा है वी द पीपल्स, क्योंकि हम सब, तो इसीलिए हम वी द पीपल्स हैं. और हम जिस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम कहाँ से आते हैं उसी को आप रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं. तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको सुनने के लिए हम उत्सुक हैं. यूएसजी गिल अभी आएंगे, उनकी बीच में एक मीटिंग हो गई इसलिए उनका थोड़ा सा टाइम है लग गया आने में. इतने में मेहदी हैं, शॉम्बी हैं, अभी आपसे बात करेंगी. शॉम्बी संयुक्त राष्ट्र में हमारे जितने दफ्तर हैं उनके हेड हैं, और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं जो हमारे सबके बॉस हैं उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पर, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, और इंडिया में हाईएस्ट रैंकिंग यूएन ऑफिसर हैं. तो हमारी 26 संस्थाएं हैं, उनको ये कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके हेड हैं, और मेरे भी बॉस हैं. और मेहदी जो हैं वो यूएन एनवॉय के दफ्तर से हैं, और एक नया दफ्तर अब 1 जनवरी से शुरू हुआ है, ऑफिस ऑफ डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. मतलब जो डिजिटल जिस पे आप काम कर रहे हो और जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं जिसका हमको अभी इंतजार है, जिसके हम ख्वाब देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज कैसे होंगी और उनका गवर्नेंस कैसे होगा दुनिया में, किस तरह से उसकी हम दोनों के उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और उसकी जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह से मिल के सॉल्व करेंगे. हाँ, तो मैं इतना ही कहती हूँ अभी, और आपका फिर से शुक्रिया. थैंक यू. So beautiful. Wow. बहुत अच्छा वेलकम किया इन्होंने, सच में दिल जीत लिया. बहुत बहुत शुक्रिया. Shambhi, may I request you to say a few words before we go to Mehndi and then the peoples. Absolutely. I can be very brief. Yeah, I'm good at that. Namaste. मेरा नाम Shambhi है. मैं UN Resident Coordinator हूँ. And it's a great pleasure to wish you all welcome here to UN House. Aap sabhi ko UN House mein swagat hai. Bahut swagat. I will just be very brief because this is absolutely about listening to you.
But really a warm welcome to Osama and Mehdi, of course. We have the Secretary General's tech envoy Office, yeah. joining just in a few minutes as well with the rest of his team. And but just simply to say that India quite literally will determine the sort of degree to which the world achieves the SDGs because of the size, the importance, the growth potential. India is going to needs to do the heavy lifting really for the global metrics. And that really comes down to the degree to which India can unleash this incredible demographic dividend. Really, about, I think, two stories, two dividends. One is the youth dividend, the greatest youth generation in history. I like to say no country has ever had more young minds like yours to tap for solutions ever before. And the other is the gender dividend, Nari Shakti, unleashing that potential. So I think, the digital transformation is an incredible means of unleashing those two dividends. And India has so much going for it, specifically in the digital space as well. So no more important time and no more important place to be having this conversation than here and now. That's all. Thank you Should I very much. translate? Looking forward Yes, to the please. conversation. थैंक यू। मैं जल्दी से संक्षिप्त में बताऊंगी वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको सतत विकास लक्ष्य के बारे में मालूम होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप ये यहाँ वहाँ देख रहे हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं जो दुनिया ने अपने लिए रखे हैं, जिसको हमें 2030 तक पहुँचना है। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा एक देश है, इंडिया ऐसा एक कंट्री है, जो अगर दुनिया को पहुंचना है तो हमारा उसकी तरफ योगदान बहुत अहम है। और क्योंकि हमारे देश में एक तो हमारी जो आबादी है बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे देश की आबादी है उसमें यंग लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा है उसकी तरफ। और इन्होंने बात की कि दो अहम चीज़ें हैं, एक तो यंग लोगों का योगदान और दूसरा औरतों का योगदान। और उसमें डिजिटल क्या भूमिका निभाता है वो आप बताएंगे, और आप जानते हैं तो उसका ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि समय अब है, अगर किसी का समय अब है तो हमारा है, और अगर किसी का समय अब है तो औरतों का है और युवकों का है। थैंक यू। Thank you so much, and thank you for mixing the Hindi. I felt like I was watching the film Lagan. Wait, in Lagan, when it rains, all things good will come. Thank you so much. I would now request Mr. Mehndi, who has come from Geneva, and he is also the part of the new office, जो राधिका जी ने बताया कि ODDET, Office of the Digital and Emerging Technologies, उस ऑफिस से आए हैं। इनको मैंने बोला कि हमारे देश में इतने सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो उन्होंने पता है क्या बोला, जिनेवा से दूर तो नहीं होगा, मैं भी तो इतने 1000 किलोमीटर से आया हूँ। He said that I have also come from thousands of kilometers from Geneva, and he is from Tunis, which is another interesting country. So yeah, mainly all yours. These people, as I said, have come from thousands and thousands of kilometers, and they really represent the grassroots, digital leadership, which has emerged in the last couple of decades. Thank you so much. It's nice meeting all of you. I started my previous life when I was a scientist. At some point, if you do not master the English language in perfection, you can't publish. And if you can publish, you can be a scientist. That's all. That's the rules of the game. So we get a lot of very brilliant scientists excluded from the scientific space simply because they do not master the language. These things are happening again. Most data being incorporated and integrated in LLMs are coming from English. And then only 3% of the data that is being used to train the LLMs, large language models, AI, new big fundings, only 3% are coming from the global south. So we are fully excluded.
And there is a very big and strong, and I will not say digital transformation, but digital empowerment needs to bring the data back from every and single citizen in order to include more local data, contextualized data, in order to build an AI that is inclusive. Because the biggest fear is to end up with AI like what we ended up in the science, excluding anyone who do not speak English. So should I translate very quickly? Yeah, please. सो ये कह रहे हैं कि ये साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट होने के नाते उनका नाम अनुभव ये है कि अगर अंग्रेजी किसी को नहीं मालूम तो वो पब्लिश नहीं कर सकते, और अगर कोई साइंटिस्ट पब्लिश नहीं कर सकता है तो वो उस तरह मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां बाकी हैं। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये LLM की जो बात कर रहे हैं, जो इंटरनेट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन पुल अप होती है ज़्यादातर वो अंग्रेजी में होती है। उसका क्या होता है मतलब कि जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनका योगदान कम होता है, वो उनकी जो बात है वो नहीं रखी जाती है, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। सो आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम अबाउट लैंग्वेज। Thanks. And now I'll do it very brief to give the analogy. If you do not include every single one, every single citizen, his difference, his perception, his own context, inside of the datization or the generation of data, to be able to produce an AI that is suitable, to not leave anyone behind, that includes every single needs and requirement of our citizens, and do not bias, do not harm our citizens, then we may face the same issue than what we are facing in science today. And this is why your work is really important, because each of these citizens is very important in order to ensure that there is a real inclusivity, a real equity, and real fair of the development of the new digital space. And I'm really impressed by the work. Thanks so much for having me. थैंक यू। ये कह रहे हैं कि जिस तरह साइंस की बात की वो AI में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी बात रखना और सबका मुद्दा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिस तरह से AI डेवलप करेगा उसमें भाग्यता, सहभागिता बहुत ज़रूरी है, इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी पीछे ना रह सके। और उसके लिए ये बहुत इम्प्रेस्ड है कि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उस तरह का काम उस डायलॉग में, उस डिस्कोर्स में किस तरह से आ सके। तो बात यह है कि जिस तरह हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो ऐसी ना हो कि सिर्फ एक ज़ुबान जो लोग बात कर रहे हैं या एक तबके के लोग हों, सिर्फ उन्हीं की बात बार-बार सुनी जाए और जो बाकी जो नहीं बोल सकते हैं या बोलना चाहते हैं या बोल पाते हैं, उनकी बात ना हो, क्योंकि उनकी बात ज़रूरी है। और जब तक सबसे गरीब से गरीब आदमी या कोई अलग जो जिसका रुझान हो, अगर वो अपनी बात नहीं रखेगा तो फिर एक ही किस्म की बात दुनिया में फैलेगी। तो वही इनका दफ्तर का भी काम है कि सबको मिल के किस तरह से ये आगे टेक्नोलॉजी बढ़े। बहुत बढ़िया। मैं सोचता था मैं ही अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, लेकिन इतनी ज़बरदस्त आपने ट्रांसलेशन किया कि मेरा जॉब ही खतरे में है। थैंक यू सो मच। Now we will start with listening the people. I just wanted to give you a very, very brief introduction. Digital Empowerment Foundation was formed in 2002, which is kind of era from the speed with which digital is happening now. And now in the last almost 2.5 decades, we have reached about 35 million people we have been able to impact. And we have a physical presence in 2,000 locations. And in all 2,000 locations, we have a digital infrastructure as well as digital representative. Out of them, several are here. So these our system works in such a way that we go to the village, unconnected village, unreached village, remote village, indigenous communities, Dalit communities, and all those people who are at the last end, and we hand over all kind of digital infrastructure in their hands, and they get training, and then after that it is their job to further the same linkages to the rest of the community. So these people are the real story, not even storyteller. They are the story. मैंने इनको बताया कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं. That's the short brief of Digital Empowerment Foundation, real groundwork. And and from that we bring all the advocacy.
and then we try to influence various parts of things. As far as UN is concerned, we are associated with UN's WSIS process in 2003, and we have been very, very active, and we have been working. So that's our introduction in a Just, nutshell. I'm going to add one more Ji. thing. Many years ago, when I first met Osama, we were working on a project on community radio, because the government of India only had campus radio, and they wanted a community radio because of the importance of digital and community. And we worked together and made the draft of what is now the community radio policy in India, Yeah. which was early 2000s. Oh, wow. So yeah, that's another. And linkage. there are about close to 350 community radios in India who are the oral last mile connectivity link to the community, truly represented by them. These are, I would say, is the second tier of digital, bottom up, linkages to the ground. तो आप लोगों के बारे में हमने बता दिया है. अब यहाँ से हम लोग कहानी शुरू करेंगे और एक एक करके हम कहानियाँ सुनाएंगे. We are so many, but we have chosen about 1, 2, 3, 4, 5 and about 9 stories from the community to listen. But I would like all of you at the end to have a selfie with all of them. They all are, Shambhi trained in selfies to Oh, yes, take, right, yes, right. So that will be the second level Honors. of interaction for them to also take the memories from here. तो सबसे पहले मैं प्रियंका पासवान, she has come from Tea Garden of Assam. You know, Tea Garden is considered to be one of the so-called, slavery base of the workers and indigenous communities. तो प्रियंका, आप की शॉर्ट में कहानी बताइए, आप कहाँ से आई हैं? आप अपने लैंग्वेज में बता दो. नमस्ते सभी को, मेरा नाम प्रियंका पासवान है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ. अलीपुर डिस्ट्रिक्ट टी गार्डन से. हमारा जो टी गार्डन है वो एक भूटान बॉर्डर के बहुत ही सामने है, जिसके वजह से लोग सबसे ज्यादा जो टी गार्डन में देखा जाता है, लोग जिसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है टी गार्डन में. तो जिससे डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू है. मिसमैच होने के कारण वो अपना डॉक्यूमेंट्स मतलब किसी भी स्कीम के साथ जोड़ नहीं पाते और अपना जो जिंदगी भर कमाया हुआ किए वो अटक जाते हैं. तो उसके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था. अभी जो हमारा सूचना ट्रेनिंग सेंटर है उनसे उनको बहुत सारे लाभ हो रहा है, जैसे कि हम लोग उनका स्कीम्स जो है उनको जोड़ने में मदद करते हैं, कलेक्ट करके उनका डॉक्यूमेंट्स को और स्कीम के साथ जोड़ते हैं. प्रियंका, आप 1 मिनट देंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी से ट्रांसलेट कर दूंगी. इनफैक्ट सबका 2-2 मिनट है, तो आप एक बार खत्म कर लेंगे तो शॉर्ट. हाँ, अच्छा, you are doing simultaneous. Yeah. Oh, okay. Got it. Got You can come here. No, it's okay. I can speak here. Yeah. So I didn't catch everything. Can you tell her? Yeah, so she's saying that she's come from the tea garden, one of the tea gardens. There are 5,000 tea gardens in Assam. No, West Bengal. And the place is close to West Bengal on Bhutan border. And they are totally disconnected. But she's trying to explain that one of the biggest problem in her area is the mismatch of the document and the compulsory digitization requirement by the government for accessing every information and entitlements. And her job as a Suchnapreneur is very critical to help people that their documents are in place, they are digitized properly, they are digitally connected, and they can access all the entitlements. जी. हम लोग हर जगह जाके कैंप करते हैं. आधार कैंप हो गया, वोटर आईडी का, ये सब कैंप के द्वारा से हम लोग लोगों तक ये सब स्कीम पहुंचाने के काम करते हैं. जैसे कि हम लोग का जो एरिया है वो जंगल फॉरेस्ट एरिया के सामने है, जिसके कारण लोग हम लोग का सिस्टम ट्रेनिंग सेंटर तक आने में बहुत दिक्कतें होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे वो उनको सभी सुविधाएं मिल सके. और हम लोग डिजिटल लिटरेसी भी दे रहे हैं हम लोग का सिस्टम ट्रेनिंग सेंटर से, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जिससे लोग डिजिटल लिटरेसी के लिए कर सके. और इंटरनेट एक्सेस बहुत ही कम है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रहता है क्योंकि बॉर्डर एरिया का सामने है. हम लोग सिस्टम ट्रेनिंग सेंटर से इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. शुक्रिया. एक क्वेश्चन है प्रियंका कि आपको पहले से सब कंप्यूटर्स और आईटी और डिजिटल के बारे में पता था या आप भी जुड़ के सीखे? जी नहीं, मैंने कोर्स किया था
बट इतना पता नहीं था डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के जुड़ने के बाद हम लोग को बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह दिया गया जिससे हम लोग ये जान पाए कि किस तरह हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन को हम लोग को जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी से ही हूँ, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था। तो अभी कर रहे हैं। Okay, she is from the community of Tea Garden, so she's not an outsider. She's one among them, and that's one of the most important part that in our program is that the person has to be from the local community. Thank you Priyanka, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा छत्तीसगढ़ से, रायपुर से कल्याणी टंडन। हाँ कल्याणी जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं कल्याणी टंडन हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारे यहाँ मैं गांव से हूँ और गांव में डिजिटल की पहुँच नहीं थी, तो मैं डिजिटल से जुड़ने के बाद यहाँ जितनी भी सरकारी स्कीम्स होती है उसके बारे में जानी और लोगों तक इस सूचना को पहुँचाई। बहुत सारी सरकार हमारे गांव के लोगों को, सभी नागरिकों को अधिकार देते हैं, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं होती है जो गांव के लोग नहीं जान पाते हैं। तो वहाँ तक उसकी जैसे पेंशन योजना होती है जो बुजुर्गों के लिए होता है, वृद्धा पेंशन होता है, और जो दिव्यांग रहती है उसके लिए भी दिव्यांग पेंशन योजना होती है, अटल पेंशन योजना होती है, अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा होती है, जिससे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को मिलती है। तो ये सारी स्कीम के बारे में गांव के लोगों को नहीं था पता। तो हमारे सेंटर में हमने लोगों का खाता भी खोला और पहले खाता खोलने के लिए उसको 10 से 12 किलोमीटर दूर जानी पड़ती थी। एक फोटो कॉपी या फोटो निकलवाने के लिए भी उसको 12 से 15 किलोमीटर दूर जानी पड़ती थी। तो वो दूर जाने के नाम से किसने जाएंगे ऐसा करके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो नहीं जा पाते। तो हमारे सेंटर खोलने के बाद अपना सारा काम गांव में हो जाता है। जो बुजुर्ग है उसको बैंक जाने में असुविधा होती है, जो अपनी पेंशन के लिए भी 500 की पेंशन मिलती है तो उसको भी लाने के लिए उसको दूर जाना पड़ता है। तो अब हम उसके घर में ही जाकर उसको पेंशन प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चियां होती है, सुरक्षा योजना जो होती है, सुकन्या योजना होती है, लड़कों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड होती है, तो ये सारा स्कीम भी हम स्वयं अपने घर में ही खाता खोलते हैं और उसको योजनाओं की जानकारी देते हैं। हमको इससे पहले मैं एक हाउस वाइफ थी, केवल घर तक सीमित के रह गई थी, लेकिन मुझे अब गाँव के सारे लोग जानते हैं। हमारे गाँव में पंचायत की बैठक भी होती है, आम सभा बोलते हैं उसको, वहाँ भी जाके हम सचिव के माध्यम से लोगों तक जानकारी देना और जो स्कीम्स होती है उससे लोगों को जोड़ना और उनको लाभ देने का कार्य करते हैं। तो एक सवाल है, सिर्फ बहुत शॉर्ट में बताइए कि 10-12 किलोमीटर तक आसपास आपके जैसा कोई और नहीं है सुविधा देने के लिए? नहीं सर, आसपास के गाँव वाले भी हमारे पास तो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है? जी सर। ओके, और आप कितने पैसे कमा लेते हो हर महीने एवरेज? जी सर, मैं 7 से 8,000 तक का मेरा इनकम आ जाता है। 8,000 rupees a month. Yeah, she earns 7,000 to 8,000 rupees for giving this access to information services to the people and without any alternative. Which also means कि इसका मतलब ये है कि आप सबके तो 100, 200, 400, 500 रुपए बचा भी रहे हो? हाँ जी सर। Yeah, she's also making them save their Yeah, because she's saying expense to and get the travel. pension only 500 rupees Yeah. and they have to travel 12 kilometers. There's no Yeah. point. Now she can make it available at home. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम भारत टोटो कौन है? ओ, भारत टोटो यहाँ है। ओके, सो जस्ट क्विक, टोटो इज अ लैंग्वेज, linguistic minority in the country. It's an endangered language. It's on the border of Bhutan once again, and they are also working on how to save the language beside having access for this one. There are only 1,500 people left of this language speaking, and they आगे बताइए आप भारत टोटो जी, आप बताइए। Learning India, सभी को, my name is Bharat Toto. I am from Totopara. I belong to Toto community.
So before sharing, I would like to share about the community and the place where I belong. So I'm from Toto community, that all the 652 people living in this art. And I am from that place that like to enter our Toto, you can't enter before the sunset. You can't come out from our Toto before the sunrise because of you need to go to 6 and 7 rivers with big tunnels, and it's in border area, it's not hotels of Bhutan. So and yes, before I was working now, I'm working on the GF as a central in charge of, sorry. So before DF, I was working on the language as independent researchers, but not getting such a platforms. I was wanting to seek help from many NGOs, to the governments, but no one came to help. And it will be the history of Kuku that really is playing a vital role of our communities. And now I'm very happy, and even my people are very happy because as much as I would like to say that to the print out photocopies, even to assignments, to make assignment of schools and tuitions, we need to go 21 kilometers far out from Kurupada. 21. So yeah, 21 kilometers far. So just imagine that how we are facing in the rainy seasons. There is no breeze. Even there is a animal attacks always. So that is the stories of my village. And the students when they forgo, they mainly face the problems. They have to off their schools 6-7 months, and all they depend on the tuitions. And now the teams are really providing the tuitions and the digital service. And now our total people is very thankful to the team. So thank you. Wonderful. Thank you very much. So, 1300. How many people? 1600. Yeah. So it's one of the just to give a caption. Digital Empowerment Foundation, when they want to work in the remote area, they also try to figure out who is the most excluded. That's the primary criteria for us to also choose the place where we go. So this is one of the linguistic minority, they are endangered community. So that's also the reason. So in a way, this center is not only saving people's life and access, but also their language and their culture, because they are also producing. Oh, you are here. Great. Fantastic. Should I sit here? On your left. No, Yeah. Sorry, I'll pick up. Arey, baithiye. He will come here. There is a place. No, I'll translate for them. Yeah. So welcome, Amandeep. You have lost the most critical part of the entire story. I'm just kidding. So there are 3 stories. One story was from Tea Garden. I'm not even saying what you missed from this dais because but one story from Tea Garden. The last one was very interesting. Totopara is a place on the border of Bhutan. Only 1600 people of Toto language speakers left. And we have a center there where these people are working and representing here from that language, indigenous community. So that's Bharat is from Totopara. He was telling me just completed that story. Why don't you sit here? I'll translate. Oh, yeah, please. For No, I'll translation. translate for them. Yeah. You sit here. I'll translate. We're doing Oh, so you can have simultaneous. both. Okay, yeah, that's a real-time translation. wow. Come. So that's real hospitality. Yeah. No, otherwise it would repeat. Yeah, true. Thank you so much. Multi-talent. Yeah, so I'll go to the next story. Afzal from Barabanki, who is also a person with disability. From Barabanki, you may have heard of Barabanki. It is close to Lucknow, UP, and it is also famous for 40,000 weavers districts, one of the districts in the country. अफजल बताइए आपकी कहानी. ये हिंदी भी समझते हैं. सभी को नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मैं जब डेट में 2019 से हुआ, उसके बाद जो हमारे अंदर बदलाव वो पहले ऐसे नहीं थे, उसके बाद आए। पहले तो मैं मोबाइल के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, और जो
सुविधाएं देने वाले जो काम होते हैं, जैसे कि बुजुर्गों के घर पे जाना, उसको जैसे कि हम सेंटर से हमारा खुला तो कुछ दूर, काफ़ी दूर पड़ता था, तो जो हमारे गाँव में जब हमारा खुल गया सेंटर तो लोगों की परेशानियाँ जो होती थी वो बहुत हम लोगों को खुशी हुई कि हाँ सेंटर करीब हो गया है, तो हम लोगों के जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद जो हम सेंटर खोलने के बाद लोगों को जो सुविधाएं देने के लिए गए घर घर कि जो सरकार की सुविधाएं हैं वो उन लोगों को जो ऐसे हैं गाँव में जो जानते ही नहीं कि कैसे, जैसे कि साइकिल योजना चल रही है, इसमें दिव्यांग में खुद PWD से हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग को परेशानी होती है, जैसे कि वो दिव्यांग हैं और उनको नहीं पता है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि पेंशन है और साइकिल की योजनाएं चल रही है, तो उसका काम हमने खुद करवाया है। घर घर जाके उन लोगों को बताया कि ऐसी उन लोगों के डॉक्यूमेंट तैयार करो और इसके बारे में उन लोगों को लाभ सरकार दे रही है तो उसको यूज करो, आप लोगों को जब मिलेगा तभी तो अच्छा उन लोगों का काम चलेगा। जैसे कि जो गरीब लोग हैं और जब उनके घर के जाके साइकिल योजना का काम करवाया, पेंशन जिन लोगों की बंद हो गई थी उनका काम करवाया। ये जो DF में आने के बाद हमारे अंदर जो काम हुआ, DF से जो जाके मुझे मतलब उसका सर है हमारे जो कोऑर्डिनेटर, मतलब हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि काम करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो हमने काम किया तो लोगों को भी बताया तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ सेंटर खोला है। तो आपसे एक सवाल करूं, आप कैसे मूव करते हैं? आपको दिक्कत नहीं होती है इधर उधर जाने में? नहीं, इतनी नहीं होती क्योंकि 50% जैसे हूँ मैं चल सकता हूँ अपने आप से, मगर जो लोग हमसे भी ज़्यादा हैं उनके घर में आराम से चला जाता हूँ करने के लिए, उनका काम मुझे खुशी होती है उनका काम करते हैं। तो आपको डिसेबल होने की वजह से ये इस बात का ये लगा कि आपकी वजह से अब जो ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं या वो लोग भी आते हैं जो पहले नहीं आते शायद, या जो सेंसिटिविटी होती है PWD की वो पहले कम थी अब ज़्यादा है लोगों में? हाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे कि जो मतलब दिव्यांग फुल है, मतलब हम तो बाइक भी चला लेते हैं, चले जाते हैं, मतलब हैं हम डिसेबल 50% और जो लोग मतलब बैसाखी के जरिए चलते हैं वो लोग मतलब दुकान तक नहीं आ पाते हैं, दूर पड़ती है दुकान, उनके घर जाके हमको उनका काम है वो करवा देते हैं। तो पहले अगर मान लीजिए कि आपकी जगह कोई नॉर्मल होता तो ये सर्विस उनको देने के लिए तो उतना नहीं होता, सेंसिटिविटी नहीं होती है ना ऐसा? तो आपको ज़्यादा फिक्र है कि ऐसे लोग हैं जिनको करते हैं, जाते हैं घर पर काम घूमते हैं, जैसे कि लोगों को नहीं पता है, जैसे कि जो गाँव में लोग कभी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को सेंटर से बताया जाता है कि ये सुविधाएं सरकार दे रही है, आप लोग जाके घर पे बताओ कि उन लोगों को भी फायदा हो जाए। कितने किलोमीटर का रेडियस है आपका जिसमें आपके अलावा कोई और नहीं देता ये? हमारे इसमें कम से कम 5-6 किलोमीटर है। कोई नहीं है आपके जैसा? इसका मतलब है कि वो 5-6 किलोमीटर सबको पैदल जाना होगा या साइकिल से जाना होगा? दुकानें खुली हैं मगर अभी दूर है काफी। तो अभी भी मतलब डिजिटल का एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। So Please. could I just ask Yes, one quick please. question? We do a lot of work with persons with disabilities, and we've seen how devices, I mean, the smartphones and things can be Yeah. so helpful. Assistive technology. Yeah. Are you also engaged in any assistive technologies? आप मोबाइल में ये पूछ रहे हैं कि बहुत मोबाइल में से बहुत काम आसान हो गया है, इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले के लिए मुश्किल होती थी, वो उससे फायदा है क्या लोगों को? मोबाइल से हम काम करते हैं ना, हाँ, मोबाइल से हम अपना कैश विड्रॉ वाला काम करते हैं, बायोमेट्रिक का, जैसे कि मतलब जो पहले पॉसिबल नहीं था। पेंशन वगैरह लोगों के निकालते हैं, काम करते हैं। Yeah, they use a lot of assistive technology. Because of this, it is easy to, like, financial inclusion has become very, very easy, and many of the other schemes also. बहुत बहुत शुक्रिया अफजल। सो नाउ एक और कहानी है आसाम से, हीरामोनी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हीरामणि है, मैं आसाम से गुवाहाटी कामरूप डिस्ट्रिक्ट से हूँ और
मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा जो गांव में जो महिला लोग होता है ना, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो लोग कुकिंग के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बाहर जाना ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, और वो लोग पुराने जमाने का है, उन लोगों को उधर ज्यादा कुकिंग ज्यादा आती है। तो हम क्या करते हैं, बीएफ की तरफ से उन लोगों को कुकिंग का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम लोगों को उन लोगों को कौन सा चीज के ऊपर काम करना है उसके ऊपर नॉलेज देते हैं। पहले उन लोगों को क्वालिटी मेंटेन करने वीवर्स के साथ, शी वर्क्स विद वीवर्स। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने पहले भी कपड़ा बनाया था, लेकिन उन लोगों को क्वालिटी मेंटेन करना नहीं आता। उन लोग ज्यादा पॉलिस्टर के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो कम खर्चे में उनका धागा मिलता था, तो वो ज्यादा मतलब महंगा बिक नहीं जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, उन लोगों को एरी के ऊपर काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया। एरी सिल्क। एक सेकंड वेट करेंगे, मैं आपको बता दूं। So she works with weavers. They were using polyester, and now she is helping them use eri silk, which is Local. Local silk, and it's what we call ahimsa silk. It's you don't kill the worm when you do that, Hmm. and so it's a new way of them engaging with a higher value product. जी। एरी के ऊपर और कॉटन के ऊपर और मुगा के ऊपर हम लोगों ने काम करना हम लोगों को स्टार्ट कर दिया। और उनके ऊपर हम लोग क्या किया, वो तो ज्यादा आसाम में नहीं बिकते, उन लोगों को हमने बाहर सेल करने के लिए एफबी प्रोफाइल बना दिया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दिया। उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने ट्रेनिंग दी कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है उन लोगों को, उसके ऊपर प्रोफाइल बनाकर हम लोग को ऑनलाइन भी सेल करते हैं। उसके बाद ज्यादा ऑनलाइन से सेल नहीं होता, तो हम लोगों ने क्या किया, डीएफ की तरफ से हम लोगों ने उन लोगों को स्टॉल वगैरह दिखाने का पहले स्टार्ट कर दिया। स्टॉल दिखाने के बाद उन लोगों को आइडिया आ गया कि हम लोग भी स्टॉल लगा सकते हैं। स्टॉल लगाने के लिए पैसा उन लोगों को है नहीं, उन लोगों को खुद का, तो हम लोग डीएफ की तरफ से उन लोगों को फ्री स्टॉल देते हैं। इतना खर्च आती है हम लोग डीएफ की तरफ से देते हैं, और उन लोगों को अभी नॉलेज आ गया कि हम लोग कैसे स्टॉल में कपड़ा बेचना है, क्या प्रोडक्ट किस जगह पे बेचना है, ये लोग हम लोग नॉलेज दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या जो चीज हम लोग तो स्टॉल में बेचते हैं, उसके बाद हम लोग को B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस। उसमें हम लोग थोड़ा कम मतलब हम लोग 100 हो गया, तो बिजनेस B2B जब करते हैं हम लोग 90 में भी सेल करते हैं, 80 में भी सेल करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा सेलिंग होती है। B2C में हम लोग क्या करते हैं, जो 100 रुपए ही करते हैं, उसमें कम बिकता है। B2B में हमारा ज्यादा बिकता है, सामान एक साथ निकल जाता है। वो लोग हम लोगों ने उन लोगों को ये प्रोवाइड की। और मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया जब डीएफ से जुड़ा, तो उन लोगों को जिसको धागा खरीदना नहीं आता, हमने खुद से मेरे हिसाब से मैं धागा देती हूँ, वो लोग मुझे कपड़ा बना के देती है, मैं भी सेलिंग करती हूँ, मेरा भी लाभ हो गया, उन लोगों का भी लाभ हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर जिन लोगों को उर्दिंग नहीं आती, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रेनिंग देते हैं। वो देते हैं फिनाइल मेकिंग, टॉयलेट क्लीनर और बैम्बू क्राफ्ट और पेपर बैग मेकिंग। ज्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग पेपर बैग मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग स्टॉल पे लगाते हैं। तो ऐसे हम लोगों का गांव में ज्यादा बदलाव आ गया। जब हम लोग ये तो पूरा गांव मतलब अभी बाहर निकल रहा है, खुद का स्टॉल लगा के जैसे भी करके सब लोग मतलब डिपेंडेंट बन गए। Thank you so much. बहुत अच्छा। So basically, in one line, I would say this is another diversified way of intervention of digital, where they work with local business women in a particular sector. So there you may find somebody would be working with agri also. Somebody would be, before that was linguistic, exclusion. These women are basically weaving community. So they are how to link market, that. So, as you can see that there is a lot of diversified story coming with a single approach of bringing digital into the knowledge ecosystem or the supply chain system and all that. Okay, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया हीरोमणि, तुम तो एकदम पूरा बिजनेसमैन वुमन हो गई हो। हाँ, पूरा ऐसा लग रहा था अभी बेच दोगी। हाँ, सब कुछ वेरी गुड। हाँ सच, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम जाएंगे समुद्र बोरा जी के पास। आप भी अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए और वो बताइए। सभी को नमस्कार। पहले मैं डीएफ का पीवीडी से। कहाँ से आए बताओ ना। मैं
जीएफ का फैमिली से मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। Oh, happy to मैं असम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, नौगांव के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। हम लोग ने एक प्रोग्राम किया था, उसका नाम था टी-शर्ट टॉक, जिसमें टी-शर्ट टॉक, ओके, जिसमें हम असम गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का लोग द्वारा हम लोग ने जो फार्मर, जो महिला फार्मर और इनको हम लोग ने वित्तीय सखी सागपुर द्वारा इन लोगों को डिजिटली फाइनेंशियल the program he is saying is Kri Sarthak. Kri Sarthak. Sarthak is the support system. Krishi is the Kri is agriculture. So in Assami language. And they have another layer which is called Vittya Sahayak. That Vittya is money, Sahayak is financial counselor. Yeah. हम लोग ने 24 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया और 2 लाख महिला को ट्रेनिंग सक्सेसफुली किया। इसमें हम लोग ने डिफरेंस वैल्यूशन सारे तो बोला है वित्तीय साइड से हम लोग मदद करके काम किया। इसमें हम लोग फिशरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, हैंडलूम एंड डेयरी सभी को हम लोग ने कवर किया। और इस हम लोग का जो मॉडल था ना, उस मॉडल में हम लोग एमिनेशन दिखाया, जिसमें हम लोग लोकल लैंग्वेज में दिया है, क्योंकि सभी को आसानी हो जाए पता में। और इसका बाद उसमें उस मॉडल में था मेरा, पहले उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर फाइनेंशियल सिटीजनशिप, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर, जैसे सेविंग्स कैसे करना है, लोन कैसे मिलता है, जैसे इंश्योरेंस क्यों करना पड़ता है, पेंशन वगैरह, ये सब कवर था। और लास्ट में उन लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता था। जब हम लोग का पूरा प्रोग्राम हो गया, हम लोग का असम का चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया हम लोग का प्रोग्राम। So, in one line, this is a World Bank funded state project which DEF had bagged, and DEF had to do. This is the first time in the world financial counseling using digital infrastructure and digital communication system was piloted. And they reached out to 200,000 farmers for financial counseling. Women, 200,000. 200,000 farmers from farming community, and they figured out that they thought that it will be easily done, but when they started reaching out the farmer database of the government's previous data, they found that all are fake data. So they literally had to find the farmers and then put them onto the platform, then train and then do counseling. So there was a lot of the data story. बहुत शुक्रिया। हाँ, but very successful. We are thinking to take it forward to all the states in the country using the same platform. अब हम जाएंगे दौसा। दौसा is a district in Rajasthan, which is also famous for one of the traditional baudis in Dausa, the step well. वहाँ से जी। No, so they did their own survey. The team started doing their own survey. No. Because you know what the point is, that this was done with the Ministry of Agriculture, so they used some data that was provided to them, but when they started calling them and find out that we want to do financial counseling, they found that most of the data were outdated or not reachable, or it was not 100% trustworthy. So then they started generating the new breed of the farming community by going to the Krishi Vigyan Kendra, by going to the local people and then taking the data. So there is a whole dashboard we can share with you. You can have a dashboard to see who are these farmers, which district. There are only 24 districts in Assam. कितना district है Assam में? 24. And तुम लोगों ने कितना में काम किया? पूरे में? Oh, so they worked in all the districts. So they are very diversified. Okay, great. So अब हम जाएंगे राजस्थान. We go to Rajasthan, which is considered to be one of the most beautiful states of the country. लाली देवी किधर है? Oh, नमस्ते.
मैं जुलाई 2023 को डीएफ संस्था से जुड़ी। संस्था से जुड़ने के पहले मेरे को फोन चलाना और बंद करना ही आता था, मैं कुछ नहीं जानती थी। ओह, अच्छा। बाद में मेरे को यहाँ से सामान मिला और मोनिका दीदी ने 4 मॉड्यूल के बारे में मेरे को ट्रेनिंग दी। मैंने सबसे ज्यादा फेक न्यूज मॉडल पर फोकस किया, क्योंकि हमारे राजस्थान में फेक न्यूज ज्यादा फैलाई जाती है, जिससे फेक न्यूज फैलाने वाले को फायदा होता है और उस पर विश्वास करके चलने वाले को नुकसान होता है। मैंने अब मेरे नीचे 15 लर्नर जोड़ा और 15 लर्नर को भी ट्रेनिंग दिया, तो उनसे उनको भी जागरूक किया और उन्होंने 20 महिला उनके नीचे जोड़ा। फिर मैंने टेक्निक के बारे में उनको जानकारी दी और जैसे मैंने जाके देखा कि मेरे गांव में ही एक चूड़ा बेचने वाला चूड़ा का नाम नागनिक रखकर बेच रहा था, तो नरेगा के अंदर आ गया। वो जिन महिलाओं के पास पैसे नहीं थे वो भी दूसरी महिलाओं से उधार कर करके चूड़ा ले रही थी। मैंने उनसे बोला इनका धंधा है, ये नाम रखकर आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और आप नुकसान में जा रही हो। ये नाम रखते हैं चूड़ा का, लेकिन चूड़ा वही है। फिर उन महिलाओं ने मेरी बात पर विश्वास किया और वो रुक गई, मन की वही रुक गई। फिर मेरी लर्नर को मैंने पहले ही जागरूक कर दिया था। उसके पास फोन आया कि आपको मैंने विश्वकर्मा योजना के तहत 10,000 रुपये डालने थे, लेकिन गलती से 20,000 रुपये डल गए और अब मैं आपके 10 रुपये डालकर चेक करके देखता हूँ। उसने 10 रुपये डाले और उसके खाते में सीमा नाम है एक लड़का, उसके खाते में 10 रुपये तो आ गए थे, लेकिन उसको जागरूक करने से वो जान चुकी थी। उसने अपने बैंक को चेक किया, उसके खाते में 20,000 रुपये कोई नहीं आए हुए। उसने मना किया कि भैया मेरे खाते में 20,000 रुपये नहीं आए, मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं डाल दूंगी। इस कारण वो महिला बची। फिर एक लड़की ने इसके ऊपर देखा, फोन पर मैसेज आया हुआ था कि आपको पेंट कंपनी के काम दिया जाएगा और इसमें 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो वो लड़की मेरे को जानती थी कि वो आंटी ऐसी समझ देती है अपन को। वो मेरे पास आई और वो बोली आंटी मेरे से आधार कार्ड और 650 रुपये मांग रहे हैं। मैंने बोला भाई आपने कहाँ देखा इस कंपनी को? उसने बोला मैंने फेक न्यूज पर ही देखा। फिर मैंने उनसे बात की, मेरे को नंबर दो। मैंने बात की भैया कौन सी कंपनी है ये? उन्होंने बोला कि हम 30,000 रुपये सैलरी देंगे और आधार कार्ड और 650 रुपये डलवा दो। मैंने बोला कि ये सब फेक है, हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। उसने बोला कि हाँ आप तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती हैं। हाँ मुझे भैया हम विश्वास नहीं करता है। मैंने उस दीदी को भी डांटा, उसको बचाया। फिर एक लड़की वो मेरे पास आई कि मैडम हमारे घर वालों को मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा। एक लड़के ने इंस्टाग्राम से मेरे नंबर ले लिए और वो मेरे को मैसेज करता है और मेरे घर वाले ने मेरे को कॉलेज से रोक लिया। आज 3 दिन हो गया कॉलेज में भेज रहे हैं, मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, आप जाके समझा दो। तो और उस लड़की ने 2 दिन हो गए थे, खाना भी छोड़ दिया कॉलेज के चक्कर में, घर वाले ने कॉलेज बंद कर दिया। मैंने जाकर उनके घर वालों को समझाया भाई इसने इंस्टाग्राम से लड़की के नंबर ले लिए और इसको गलत चक्कर में फंसाने के कारण ये सब धमकी दे रहा है और आपसे ये डर रही है, आप इसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? इस कारण उस लड़की को बचाया और उसके घर वालों ने उसको कॉलेज भेजना शुरू किया, जिससे आज वो लड़की खुशी खुशी पढ़ाई कर रही है और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लाली। सो एक चीज I wanted to share one thing is that there is a huge negative impact of misinformation, fake news, and people who go online first time, they think everything that is coming as a message is trustworthy.
and therefore they will either click or whatever. So we have started a campaign of training all our Sushnapreneurs or the grassroots workers to have a training in fake news and misinformation and behavioral understanding. That's why she's saying that it was a trust. I mean, the trust was more on the unknown than on the known, and that's a behavioral issue. So they are working on getting, the first herself got trained, and many of such stories are also. So one of our program is training about 500 Sushnapreneurs like them, and they each train 15 more, and they each train 20 more. So that's a stage level of training. So we are creating Sushnapreneur as fact checkers also in the so village level fact check. Now that the big companies have stopped fact checking, this is important. Yeah, exactly. Can you believe it? That's Yeah. So these people, and we also realize that fact checking is not only a technological service; it's a people service. Community notes. Community notes. So exactly. So the community. So और ये लोग जो काम करते हैं, they all have been working in the village. They are already trusted because of other services. So now when you say the new thing, they will again trust you, and that's the cadre that is being built. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी सारी कहानियां आप लिख के आए हो, हाँ? आप सरपंच कब बनेगी? सरपंच कब बनोगे पूछ रही हैं. बन जाइए. I said she should be the Village councillor. She should be the elected village councillor. हाँ, जरूर. बोल रहे हैं. बनिए. हाँ, राधिका दीदी आके कैंपेन करेंगी. मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी, अभी इससे पैसे डाल देती हूँ दूसरे फोन पे, और जैसे ये अरे वो छोड़ो, आप आगे बैठ के पूरा लाल बत्ती और हरी बत्ती दबा दबा के बोले जा रहे हो. आप बताओ. आप बहुत आगे बढ़ोगे, सरपंच बनो पहले तो फिर उसके आगे और बहुत बहुत शुक्रिया. So now we will go to youth leadership in the digital era, preparing for a digital economy. Maitri is our first batch of digital Swaraj fellowship, and now she is, expert. She is a researcher and she is doing a lot of work on that area. Yes, Maitri. Good afternoon, everyone. So, as Sama mentioned, I was part of the inaugural batch of the Digital Swaraj Fellowship. So, the fellowship basically offers young people like me to step into leadership roles and understand the nuances of the digital economy, digital ecosystem of the country. So, during my time of the fellowship, I was based in Bukaro, Jharkhand, and the research project that I was working on, that aimed to understand the extent of coal dependency in the regions, and also how to diversify the region during a potential coal phase down. But we also wanted to understand how digital can be a medium of alternate employment as well. So basically emerging as an alternate sector only. And we incorporated a lot of questions, and surprisingly, more than 75 people believe that digital can be a medium of alternate employment. And as we not only understand the problems, but we also sort of tailor solutions. So now, as a way forward, we are sort of working on establishing the DF centers within the 0.5 kilometer radius of the coal mine. And these centers will not only provide digital literacy, adequate digital infrastructure, but will also offer employment and hence prevent migration. Also, like the Sushnapreneurs, they will also offer accessibility to welfare schemes, knowledge about climate change, and also most importantly, coal phase down. That is a very sensitive topic in the region. So, Yeah, so you didn't use the keyword just transition. Huh? So she basically conducted the just transition research project, but it was also an action research because being part of the DEF, which is only digital transformation, it was also climate oriented and just transition and all that. We wanted to link it to the next level, which is action research in terms of if the transformation is happening, how are we going to fill the gap? So she has already identified about 10-20 locations in that area where we are going to put digital centers as an alternative means of entrepreneurship and action on the ground and continue to collect the data.
even from the transition phase. So this just transition research can go into the second phase and third phase, but while we are also working on the ground. That's yeah. So now we will go to Swati. Swati used to be one of the Digital Swaraj Fellow in the first batch with TEF, and now she runs her own enterprise, a social enterprise. Besides, she is also one of the representative of UNICEF's Yuva program. And yeah, please go ahead. थैंक यू। मेरा नाम स्वाति है और मैं दिल्ली में गांव है काबासेड़ा, वहाँ पे माइग्रेंट यूथ में डॉल्फिन्स के साथ भी काम करती हूँ। एज अ माइग्रेंट हम खुद भी मार्जिनलाइज हैं ऑलरेडी, तो बहुत सारे इश्यूज का सामना हम लोगों को पहले से ही करना पड़ता है। जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं या डिजिटल टूल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल सोच है वो डिजिटल स्पेसेस में भी आ रही है, जिसका महिलाओं को या यंग वुमेन को, यंग गर्ल्स को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है इस चीज को। माइग्रेंट फैमिलीज में ज्यादातर हमने ये देखा है कि फैमिली में एक ही फोन है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा किसके पास वो एक्सेस है, तो मेल्स के पास वो एक्सेस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स। दूसरी चीज ये कि जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यूथ के लिए कितना ज्यादा इको फ्रेंडली है, साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो कितने आसानी से जाकर के वो अपना रिपोर्ट लिखवा पा रहे हैं। जो हमारे साइबर सेल्स होते हैं वहां पर कितने आसानी से जाकर वो कॉल करके बता पा रहे हैं कि मेरे साथ में साइबर क्राइम हुआ है या कोई ऐसा साइबर सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, कितना वो इको फ्रेंडली है। तो एक वो भी इशू लगता है। साथ में अभी के टाइम पे ऐसा हो गया, एआई जैसे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, यूथ बहुत ज्यादा टूल्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, डिजिटल टूल्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारी पीटीएम्स होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो टीचर्स भी पेरेंट्स को बोलते हैं फोन से दूर रखो, और पेरेंट्स भी टीचर्स को बोलते हैं बहुत फोन चलाने लगा है, इसको तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है, इसको दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि बिल्कुल हम उसमें घुस जाएंगे, कोई भी काम उसके अलग से नहीं होगा। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि उसको और बेहतर बनाया जा सकता है? स्कूल्स में किस तरीके से इको फ्रेंडली स्कूल्स में बातचीत करी जा सकती है कि वो बात कर पाए कि कितना जरूरी है उनके लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना, और सेफर साइड से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में स्कूल्स में ही ऑलरेडी बताया जाता है। क्योंकि अगर हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो अगर हमें कंप्यूटर का कोर्स कराया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमें पेंटिंग और वर्ड्स बताए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उसको करना है वो भी। दूसरा कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि डिजिटल लाइब्रेरीज अगर सामुदायिक स्तर पे बनाई जाए तो वो बहुत ज्यादा काम करेगा वहाँ पर रह के। और जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया करके हमारा एक प्रोग्राम है, तो उसको कैसे सामुदायिक स्तर पे और बेहतर बनाया जा सकता है और यंग लोगों के लिए, यंग पीपल्स के लिए किस तरीके से और ओरिएंटेड किया जा सकता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। Very good. The one key message for me is that she chose to urban poverty as an area of work as a social enterprise is very important, because Digital Empowerment Foundation usually works in rural, framework and rural thing, but she chose, and urban poverty is much more violent and much more difficult to work with, and she chose to do that. That's beautiful. एक मेरे मन में सवाल आया था आपकी कहानी सुन के कि आपने पैट्रियार्कल माइंडसेट की बात की, तो और ये भी कि थोड़े अंकुश लगाए जाते हैं कि फ़ोन पे इतना टाइम मत लगाइए, अध्यापक या पेरेंट्स, लेकिन उसमें कई बार देखने में आया है ज़्यादातर सेमी अर्बन सेटिंग में कि काफ़ी टाइम फ़ोन पे लगाया जाता है लड़कों की तरफ से, एंड माइंडलेस एंटरटेनमेंट पे, कई बार पॉर्न के ऊपर भी, और उसका अपना इम्प्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ जेंडर रिलेशनशिप, continuation of patriarchy, certain prejudices, ways of thinking about girls and women. तो आपकी जो
आपका जो काम है उसमें आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, कुछ जागरूकता बढ़ाते हैं उसमें? तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी किस तरीके से, जैसे अगर हम जेंडर सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे स्पेसेस है जहाँ पर हम लोग बात कर पा रहे हैं अभी, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिटी के बीच में जाकर के उस पर बात करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हम ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज लेकर के आते हैं, सेशंस होते हैं जहाँ पर हम बात कर पा रहे हैं कि कितना जरूरी है जेंडर न्यूट्रल होना डिजिटल टूल्स को लेकर के, और क्यों जरूरी है उस पर भी बात हो पा रही है। तो जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ यूथ का पूरा ग्रुप है जहाँ पर हम बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक सेफ स्पेस है जहाँ पर हम आकर अपनी बातों को बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर होती हैं और जिसको जाकर के हम अपने घरों में इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे पास 10 मिनट है और 10 मिनट फिर इनके साथ, और 10 मिनट हमने फोटो खींचने के लिए रखा है। हाँ क्यों, तो इसलिए हमको ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी से। सो बाकी लोगों को जो मैं आवाज़ दूंगा तो कोशिश उनसे ये है कि वो बिल्कुल आधे मिनट 1 मिनट में अगर ख़त्म कर सकें। ध्रुव, ध्रुव आप 1 मिनट में कुछ अगर बोल सके तो जी। तो सर, जब भी हम लोग इसमें डिजिटल या डिजिटल टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, so it's really helped us in one thing. जैसे इंडिया में नेगलेक्टेड इशू है among youth population. Thank you. So that is SRH issues. Currently SRH के ऊपर RKS के प्रोग्राम में और स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में भी हमने काफी चीजों पे मतलब हमने ट्राई किया है कि we can cross that barrier. But now with the digital tools and with the help of AI and the self-learning AI, जैसे कि UNFPA का जो चैटबॉट है जस्ट आस्क, अब जैसे यहाँ पर मैंने देखा बहुत लोगों ने बात किया कि काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है। And I was just an intern in digital sector, so उस टाइम पर COVID was at the peak. And to the surprise, many experienced doctors were also believing many things which were on internet, because that was completely a new scenario. No one was there to deal with it or understand it. हम पुरानी चीजों के एक्सपीरियंस के ऊपर हम एक अपना स्टडी और वो सब दे सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या इस टाइप से, बट कोविड वाज अ न्यू सिनेरियो। सो करेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, एंड बीइंग इन वर्किंग इन एसआरएच सेक्टर, सो जो एआई टूल्स हैं इस टाइप के, दे आर रियली हेल्पफुल बिकॉज, और जितना मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में और सब में देखा, कोई मतलब ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाता। आप भले कितने भी काउंसलिंग सेशन ले लीजिए, आप उन्हें कितना भी एश्योर कर दीजिए कि दिस इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी मेंटेन्ड इन एवरीथिंग, बट as AI is a self-learning and self-learning tool, so if you are asking some questions, so it will provide you the correct information. That is true. From that, and also like in the school health and wellness program, जैसे कि अभी हमने देखा, मतलब अभी हमने बात भी कही कि currently जैसे हमारे कई चीजों के ऊपर, जैसे इंटरनेट, we know that people are using, like in Meghalaya and in Assam and also in the remotest part of other like Ladakh and other part of the country. But वहाँ पर जैसे कई बार हमारे पास कुछ issues भी आते हैं या कुछ भी आता है, secure data security issues से regarding, so how to tackle that, how to provide the correct information. So जो हमारे youth advisory group में जो लोग भी थे, हमने उन्हें गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया, जहाँ से उन्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, and it could be a sustainability for them. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो एक मिनट और मेरे पास है सिमरन के साथ यूथ की आवाज़, और फिर उसके बाद काव्य। या हाय, मेरा नाम सिमरन है, मैं यूथ की आवाज़ से हूँ। बहुत आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर। आप सबकी स्टोरी सुन के आई थिंक मेरे एटलीस्ट 4-5 दिन तो बन ही गए हैं, बट just to tell you थोड़ा बहुत about यूथ की आवाज़। यूथ की आवाज़ was started by Anshul, who's not here right now, at जब वो 17 years के थे, when he was in high school, because what bothered him the most was कि जितनी भी आम जनता है, जो हम सिटीजन हैं, आप और मैं जैसे, उनके पास अगर उनके लोकल कम्युनिटी में कोई मुद्दा है या कोई इशू है, तो they cannot, there is nobody who is there to listen to them, right? And मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से टॉप डाउन अप्रोच रखती है,
एंड उसके लिए यूथ की आवाज इज दैट ऑल्टरनेटिव बॉटम्स अप अप्रोच सिटीजन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी लॉग इन करके अपनी बात लिख सकता है, अपने मुद्दों पे अपना दे कैन शेयर देयर स्टांस ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड डू सो मच मोर. स्टोरी टेलिंग बहुत फाउंडेशनल है हमारे लिए. एंड हाँ, जस्ट टू ऑल्सो टेल यू लिटिल बिट अबाउट हमारे एक रिसेंट कोलैबोरेशन के बारे में, विच इज ऑफ कोर्स विद डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, जहाँ पे हमने 30 यंग लोगों की इंग्लिश और हिंदी में वो स्टोरीज पब्लिश की जो रियलिटीज बताती हैं कि यंग लोग रूरल और अनडिजर्व एरियाज में किस तरह से नेविगेट कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को. एंड या इस तरह के बहुत सारे और एफर्ट्स we run in the, because our core is to be able to allow access to young people to really share the story that they want to. And yeah, in 2025 we have a lot more planned. हमें languages में और जाना है, हमें WhatsApp जैसे चीजों का यूज करके और ज्यादा स्टोरी टेलिंग इजी बनानी है ताकि गांवों तक पहुंच सके और हर इंसान जिसको अपनी बात कहनी है वो कह सके. थैंक यू. Thank you so much. And बाकी लोगों के लिए, this is the book that she was talking about. Here is a copy for you. That was perfect. 50% English, 50% Hindi. Yes, yeah, this is both side book. Yeah. You can read it from both the sides. So it has got Hindi as well as English both. Oh yes. And these are selected. Simran, can you tell कि कितने लोग लिखते हैं? कि कुछ लाखों में लोग? Yes, absolutely. We have a community of over 2 lakh young people. And जिनकी 100 stories से ऊपर हो जाती हैं. And of course we also have 10-15 million लोग जो पढ़ते हैं इन stories को, most importantly, और local issues national issues बनते हैं. So about 200,000 young people write on this platform on a regular basis, and they publish about 100 story a day. Youth की आवाज, yeah. Very good platform. I would say आज के दिन में तो मीडिया जितना बुरा हाल है मीडिया को, उस हिसाब से this is a big thing. I will now go to Kamya, and Kamya, if you don't want to talk about the book that I was talking, you are welcome not to talk. I can talk, but you please go ahead. Okay, hello, I'm Kamya. Since we're talking about digital exclusion, I would also like to highlight what role social media has been playing in our democracy. I mean, social media is increasingly being looked at as a threat to democracy everywhere. For example, like Lali Devi ji mentioned about fake news, University of Michigan, in one of the reports, they said India is amongst the highest risk from misinformation. When we look at Twitter, especially under Elon Musk, we see what kind of interfering role it has played in, for example, European elections and stoking anti-immigrant sentiments. In India as well, when we talk about digital inclusion, the social services and entitlements that people should be getting, for example, through PBS or NREGA, even that has gotten affected because I mean the digital technology that we are relying on, that digital infrastructure does not really exist to the level that it should. For example, if biometrics are required to even give grades to so many people in India, most of the times workers and old people, their biometrics don't work, either ISs don't work or don't match or fingerprints don't match. So it's a huge problem for older people and the majority of workers of India. Even in COVID times, when most of the education had moved online, it was found out that about half of Indian school kids did not have any access to smartphones. So in such a scenario, I would really highlight the efforts of the non-profit sector of the civil society in bridging the gap. NGOs have played the role of reaching the people who are at the margins and are unable to otherwise access services or the necessities which are required even to sustain themselves on a daily basis. Whether it's to improve last mile connectivity or to raise the issues of communities, I think it's the civil society which has really taken on that role. And in this context, I'm actually very, very happy to present the book India's Indian Missions by EF, which maps the contributions of the civil society in India in the last 75 years. And I think it's a very timely contribution because in today's time when civil society is
seemingly under a lot of stress, and it's not being really looked at as a partner in the nation's forward march. I think it's very important to the discourse on the role of civil society in India. I would also highlight some of the figures that the book has mentioned. I would also highlight some of the figures that the book has mentioned. I think I'm not sure how you connect to this exercise, but civil society in India actually employs approximately 18 million people. It contributes to another 2.7 million jobs and has 3.4 million full-time workers, which actually translates to 2% of the Indian GDP. And that's a huge amount. Civil society has been working with youth, with women, with oppressed castes, tribes, disabled, the homeless in the remotest regions of the country, where nobody else has been able to reach, including some government departments. It also, civil society is also very, very crucial in the way that it aids in creation of livelihoods by working with, for example, 25 million SHGs is the number which the book has given us, artisans, etc. So, I mean, we really need to look at the role of civil society as an active partner of the government and communities in driving progressive change forward. The importance of collaboration between NGOs, governments, international bodies is also very, very important if our motto is to leave no one behind in India's development landscape. So, a big congratulations to you for having done this huge project. Thank you so much. You really covered everything, and thank you very much for everybody to have contributed this story. एक story झारखंड की रह गई है, जिनके साथ हम डबल सेल्फी ले लेंगे. So now Amandeep, we would like you to please speak as part of your keynote address and also the keynote message. I would like you to let us know the linkages between this work and the work that you do, and also the kind of inspiration that we need and you can provide, and also how we can also help in the mission of Global Digital Compact. थैंक यू ओसामा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे खेद है कि मैं सारी कहानियां नहीं सुन पाया, लेकिन जो भी सुन पाया उससे बहुत खुशी हुई और बहुत उत्साह बढ़ा. तो इससे पहले कि मैं यूएन के काम के बारे में कुछ बात करूं, मैं आपको थोड़ा ओसामा के बारे में बताना चाहता हूं. तो इन्होंने इंस्पिरेशन की बात की. तो आज से करीबन 10-15 साल पहले जब पहली बार मेरे को लगा कि कुछ सरकारी काम के बाहर कुछ CSO वाला काम, जो आपने कहा कितना ज़रूरी है, वो करना है, तो he became my inspiration at that time, and I learned a lot from him about how to work respectfully and with humility with people whom you are setting out to help, but who may end up helping you even more. तो इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को सोशल सेक्टर के बारे में, डिजिटल इंक्लूजन के बारे में पहले जो मेरे पाठ हैं, पहले लेसन्स हैं, इनसे सीखे हैं. तो थैंक यू वेरी मच ओसामा, एंड इट्स सो again inspiring to see the work that's being done. और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, congratulations. जो समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ अभी सितंबर 2024 में, उसमें एक तो पैक्ट बना, सारे देश उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोसाइटल इश्यूज हैं, जो उनके पॉलिटिकल डायमेंशन है, उसके ऊपर उनका रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड के ऊपर. साथ में उसके 2 अटैचमेंट हैं, 2 एनेक्सेस हैं, और आज हम उन दोनों के संगम की बात कर रहे हैं. एक है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, तो आप सब आने वाले जो जनरेशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट. वो उस चीज़ के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में ओसामा ने तो बहुत पहले ही देख लिया था,
तो ये दूरदर्शी है, इन्होंने देख लिया कि इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन आज सारी दुनिया समझ गई है कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ना सिर्फ जो हम देख रहे हैं बट जो आने वाले समय में देखेंगे, AI चैटबॉट्स की बात हुई कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो कैसे वो गेम चेंजर है। तो अब दुनिया समझ गई है कि इनको संभालना है, और संभालना किस तरह से है, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस का मतलब है कि जो इनका मिसयूज हो सकता है। लाली जो आपने कहानी सुनाई, वो मैं कहता हूँ कि फेक न्यूज़ से आगे वो स्कैम्स की बात है और डिजिटल इकोनॉमी में ट्रस्ट की बात है। और आपका जो काम है असम में वीवर्स के साथ, तो डिजिटल इकोनॉमी, इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी बॉटम अप नीचे से बनेगी, सबको फायदा होना चाहिए। ऊपर से सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन से डिजिटल इकोनॉमी नहीं बनेगी। जब तक वो वीवर्स B2B, B2C बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो कैसे डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन उस डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए ये भी चाहिए कि ट्रस्ट हो, स्कैम ना हो। जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, वो कहेंगे मैं तो पैसा किसी को नहीं दूंगा इस फोन पे, तो चोरी हो जाता है, तो फिर डिजिटल इकोनॉमी वहीं पे रुक जाएगी। तो जो आपका काम है वो बहुत ज़रूरी है, और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में ये सबने समझ लिया है कि आगे के समय के लिए जो इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी, ट्रस्टेड डिजिटल इकोनॉमी है, जो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बनाए, कुछ कंपनीज के लिए नहीं बनाए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी बनाए, वो सबसे हमारा ज़रूरी लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। वो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बिल्कुल सेंटर में है। साथ ही में उसमें जो हमारे 20 साल 25 साल पुराने मुद्दे हैं, जैसे कनेक्टिविटी का है, एक्सेस, मीनिंगफुल एक्सेस, अफोर्डेबल एक्सेस, आपकी लैंग्वेज में, अच्छे डिवाइस में। कोविड में देखा हमने, जिनके पास जो बेसिक फ़ोन है या फैमिली में एक कनेक्शन है, वो कैसे आप लेसन करोगे, कैसे समझ पड़ो, इस पे आप होमवर्क कैसे करोगे। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन के लिए भरना है तो फ़ोन पे कैसे करो। जिसके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसका एकदम जो विस्तार है, इमेजिनेशन का, पॉसिबिलिटीज का एकदम विस्तार हो जाता है। जिसके पास फोन है उसका वो सिकुड़ जाता है। तो ये जरूरी है जो कनेक्टिविटी है वो बढ़े, लेकिन उससे जो अपॉर्चुनिटी है वो इस तरह से बढ़े कि हम सब उसका फायदा उठा सकें। पढ़ाई में जैसे फोन से पढ़ना, फोन से क्या होता है कि हम बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स आर लेजी, तो इसमें भी टेंड टू फॉल बैक ऑन कम्युनिकेशन और इंफोटेनमेंट। फटाफट कुछ देख लिया, टाइम पास करना है, कुछ और कर लिया। लेकिन जब आप डेस्कटॉप के, लैपटॉप के आगे बैठते हो, एक और तरह का माइंडसेट हो जाता है। पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ बनाना है, कुछ करना। और ये मैं दूसरी बात कहूँगा, इंक्लूजन में सेफ्टी, ट्रस्ट वो भी है, लेकिन ये नहीं कि हम सब कंज्यूमर ही बने रहे, हमें प्रोड्यूसर भी बनना है। एक मैंने इनसे एक बात बड़े साल पहले सीखी थी। He told me once कि India is poor because India is content poor। मैं तो बड़ी देर सोचता रहा कि ये क्या मतलब, ओसामा ने क्या बोल दिया। तो यह है कि अगर आप अपना डेटा नहीं जनरेट करेंगे, आपकी अपनी वेबसाइट नहीं होगी, चाहे आप वीवर हैं, चाहे आप कम्युनिटी वर्कर हैं, तो हाउ विल यू देन योर प्रेजेंस बी फेल्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड। और एआई के ज़माने में तो आपकी अगर स्टोरीज डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट होंगी, तो आपका जो कल्चर है, अस्तित्व है, वो आगे के जो एल्गोरिथम्स में तो निकल जाएगा। कई बार मैं ये उदाहरण देता हूँ कि लंदन में कब्र है, 2 लोगों की कब्र है। एक सैमुअल पेपिस की है, वो डायरिस्ट, बहुत बड़े डायरिस्ट माने गए। उन्होंने सारी अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी है, मैंने ये किया, वो किया। साथ में उनके एक और कब्र है जिसपे ऊपर कोई नाम नहीं है। तो वो एक अमेरिकन इंडियन थे जो वहाँ लंदन में आए, बीमारी से मर गए। दिस पर्सन वाज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन दैट ट्राइब, कॉल इट अ ट्राइब, बट दीज वर नेशंस। लेकिन उसका आज किसी को पता नहीं। सैमुअल पेपस की कहानी सब जानते हैं।
अगर आप अपना कंटेंट नहीं जनरेट करेंगे, अपनी कहानी बाहर नहीं रखेंगे, तो दुनिया में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. सो यूज दीज टूल्स सो दैट. तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स की बात, जो सब लोग आप स्किल्स पे काम कर रहे हो. और मेरे को ये लगा आपकी बातें सुन के कि दिस इज नॉट सो मच स्किल्स अबाउट डिजिटल. डिजिटल इज अ टूल. जैसे आप फाइनेंशियल लिटरेसी की जो आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, उसमें हमारे गैप्स हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, फाइनेंशियल लिटरेसी में. यू आर यूजिंग दीज टूल्स टू फिल दोस. So the empowerment in deaf is not so much digital, but it is empowerment. So digital is a tool. उसमें हमें स्किल बिल्डिंग बहुत बड़ी करनी है आगे के टाइम में. इन टूल्स को यूज करना है और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को इस्तेमाल करना है. फिर उसमें पहली बार ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में अच्छी तरह से डेटा गवर्नेंस की बात की है. हम बात कर रहे थे आज सुबह कि जो हम लोग हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें डेटाफाई किया जा रहा है. तो डेटाफिकेशन के फायदे भी हैं, बहुत नुकसान भी हैं. डेटाफिकेशन में हमारा जो ह्यूमैनिटी, हमारा जो एसेंस है एज ह्यूमन बीइंग्स, वो कई बार छिप जाता है. तो उससे हम मैनिपुलेट हो जाते हैं, किसी के टूल बन जाते हैं. सो किसी और का फायदा हो जाता है. हमारा अस्तित्व उसमें, एक तो स्टोरीज वाली बात है, कंटेंट वाली बात है, दूसरा ये डेटाफिकेशन की बात है. तो आगे के टाइम में डेटा गवर्नेंस बहुत जरूरी होगी. तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में उस पे डिसीजन लिया है कि डेटा प्रोटेक्शन, सेफ्टी, प्राइवेसी वो भी देखना है, लेकिन डेटा एम्पावरमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट. डेटा सिर्फ व्हाइट कॉलर लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, डेटा सबके लिए होना चाहिए. जैसे न्यूट्रिशन डेटा है. कुछ देर पहले यूएन जाने से पहले एक संस्था थी, उसमें हम काम कर रहे थे. आप सब जानते हैं कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की योजना है, माल न्यूट्रिशन मेजर होती है. उसमें 16 पैरामीटर हैं, देखे जाते हैं, लेकिन वो डेटा ऊपर को जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के लैपटॉप पे पहुंच जाता है. वो देखते हैं अच्छा इतने बच्चे, इतने परसेंटेज, ये है वो है. लेकिन अगर वही डेटा जो है हॉरिजॉन्टल फ्लो करे, कम्युनिटी में यूज किया जाए, डिस्कशन and becomes a catalyst for change, participatory change. कि अगर कैल्शियम की कमी है बच्चों के खाने में, शायद हमारे आसपास कुछ ऐसे सब्जियां हैं, ऐसे पौधे हैं जिसको हम डाल के डाइट में बच्चों की कैल्शियम, तो उस तरह का चेंज ऊपर से आए या हॉरिजॉन्टली आए, उसमें डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. लेकिन हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा उसके लिए. अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बिकॉज ये किसी के लिए पैसा नहीं बनाता. तो जब पैसा बनता है उसके साथ तो फटाफट काम होता है, लेकिन जब किसी का और तरीके से फायदा होता है तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. जो लास्ट में जो मैं बात कहूँगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. बड़ी आपने बहुत सुना होगा, सारे आजकल एआई की बात करते हैं. बड़े फायदे हैं उसके, बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कुछ बदलेगा उससे. और अभी भी जो हम देख रहे हैं वो तो शुरुआत है. आगे आगे देखिए होता है क्या. तो इसमें बहुत कुछ होना है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसमें सब लोग हैं, ये डिवाइड ना हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिले. और जो इसके रिस्क हैं, जो नुकसान है, तो ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के गले में पहना दिया जाए. तो जैसे क्लाइमेट चेंज में हुआ, तो प्रॉब्लम किसी और ने की, भुगत कोई और रहा है. तो एआई में फायदा कोई और ले, कुछ लोग लें, भुगते हम सब. ये तो नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी गवर्नेंस हो. तो यूएन में कुछ डिसीजन हुए हैं जिस पे हम काम करेंगे इस साल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि एआई जो है सबके लिए काम करे, कुछ लोगों की जेबों को मत भरे, कुछ लोगों को और पावर मत दे, सबके लिए. तो मैं बस यहाँ पे अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ, पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी हैं यूएन में, शॉम्बी शार्प जी, राधिका कौल जी की जो टीम है, बहुत सारी एजेंसीज है यहाँ पे, आप इनके साथ जुड़िए, इनके हाथ मजबूत कीजिए. मल्टीलैटरलिज्म आगे के टाइम में हमारे जो
इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स हैं ह्यूमन राइट्स के, जेंडर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। आजकल बहुत ही सेल्फिश दुनिया हो गई है, तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ हम शेयर नॉर्म्स रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी की भी बड़ी ज़रूरत है। सेल्फिशनेस में हम भूल जाते हैं कि बाकियों का भी कुछ देखना है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत एक भूमिका यूएन की तरफ से निभा रहे हैं और यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं। और शोम्बी तो हिंदी भी जानते हैं, और भी फायदा है आपको। तो इनके हाथ मजबूत करें, काम करें हमारे साथ मिलके, ताकि वो जो 17 हमारे गोल हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, पार्टनरशिप्स, डिसेंट वर्क, तो भी हमें वहाँ तक पहुँचना है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है और इन टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करना है और काम करना है मिलके, पार्टनरशिप्स, मल्टी स्टेक होल्डर। भारत में ये मेरे को कहने में बड़ी आसानी होती है, जब मल्टी स्टेक होल्डर कई और जगह में समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ा वर्ड है कि उसको कैसे अनपैक करें। यहाँ इंडिया में इसका मतलब है समाज, सरकार और बाजार को मिलके काम करना है। और आप लोग समाज के, और मैं तो देख रहा हूँ शायद बाजार के भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी ग्रास रूट्स बाजार। हाँ, और हम एक तरह से इंटरनेशनल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमें सबको मिलके काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, ताकि जो आगे की दुनिया है वो सबके लिए अच्छी हो, एम्पावरिंग हो, प्रॉस्पेरस हो, जिसमें ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हमें सर्व करें, हम इनके स्लेव मत बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ख्याल से अभी अमनदीप को नोएडा जाना है। जो बात इन्होंने यहाँ बोली है, लगता है पूरे देश और दुनिया को बताना है स्टूडियो के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू। सिमरन वाला तो आइडिया अच्छा लगा। हाँ, सिमरन, you should ask him to write for your platform so that the rest of your platform should listen.